T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो री एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही है, जो कि अभी हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं, आप चैनल पर जा कर के उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए। तो वीडियो री एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए, या जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पेपर पैटर्न की डिस्कशन करें, उसके बारे में जानें, तो आप सभी को अपना एग्ज़ाम पैटर्न तो पता ही होगा, किंतु एक बार फिर से मैं बता दूं कि 3 सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। 50-50 प्रश्न होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का मिलेगा। हिंदी, रीजनिंग, जीएस इन तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 प्रश्न होंगे। और अभी हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। 2-4 अभी हिंदी के मैं और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एक साथ लेकर के आप लोग को सॉल्व करा दूंगी, प्रैक्टिस करा दूंगी, जिससे आपको अलग से कुछ और प्रैक्टिस के लिए ढूंढना ना पड़े। उसके बाद जीएस की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इस तरह के हमने ऑलरेडी 3 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हैं और 8 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए हैं। आज 9th प्रैक्टिस सेट है हमारा। और आप देखिए, हर प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होते हैं, तो इसके माध्यम से आप काफ़ी प्रश्न एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आप अपने जो स्कोर हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहाड़ी प्रदेश की बोली कौन सी है? बांगरू है, ब्रजभाषा है, कुमाऊनी है, छत्तीसगढ़ी है। देखिए, इससे रिलेटेड जो क्लास है वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, हिंदी भाषा का विकास, उसी से यह प्रश्न पूछा गया है। और अगर आप थ्योरी भी कंप्लीट रखेंगे तो रिवीजन करते हुए आप प्रश्न बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। देखिए, जो पहाड़ी बोली होती है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो गढ़वाली होती है, जो गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है कुमाऊनी, जो कि कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है पहाड़ी प्रदेश की जो बोली है। अगला प्रश्न वर्णमाला से है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? आ, ई, औ या फिर उ? सबसे पहले समझिए संयुक्त स्वर होते क्या हैं। देखिए, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो 2 स्वरों के मेल से बनते हों। कैसे कहलाएंगे? संयुक्त स्वर। इसमें सजाती और विजाती आते हैं, खैर वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, ये संयुक्त स्वर में क्या होंगे? ये जो है आ, ई और उ, ये है दीर्घ। किंतु जो ऑप्शन सी है औ, ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। जैसे ए, ओ और औ, ये सारे क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त कैसे हैं? जो 2 विभिन्न स्थान से बोले जाने वाले स्वर हैं। जैसे आ और उनके साथ ई जुड़ करके क्या बनाता है? ए। तो 2 भिन्न स्थान से बोले जाने वाले, उच्चारित किए जाने वाले स्वर मिलकर के क्या बनाते हैं? संयुक्त स्वर बनाते हैं। दूसरा, जब 2 समान उच्चारण स्थान से जब निर्मित होंगे तो वो क्या होंगे? वो दीर्घ स्वर होंगे। तो संयुक्त स्वर में क्या होंगे? तो विभिन्न स्थान पे जो। आगे आप याद रखिए, आ प्लस ए बनेगा तो ए बनेगा। आ प्लस उ को जोड़ेंगे तो ओ, और आ प्लस ओ जुड़ करके क्या बन जाएगा? ओ। अगला है का वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। ओष्ठ है, दंत है, तालु है या फिर कंठ है? का वर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ अंगा जो है, आप उच्चारण करके देखिए, क ख ग घ अंगा। कैसा लग रहा है आपको उच्चारण के स्थान पे? तो क्या हो जाएगा? कंठ का यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कंठ से ये उच्चारित किए जा रहे हैं। अब अगर अलग अलग वर्ग देखते हैं, अलग अलग वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग है। सबसे पहले ओष्ठ का देख लेते हैं। तो ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं? जैसे पा वर्ग, प वर्ग, प फ ब भ म, देखिए ओंठ का यूज़ कर रहे हैं। दंत का, दंत वाले कौन कौन से हो जाएंगे? इनके याद रखिए, त थ द ध, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ता वर्ग वाले। ठीक है। फिर है तालु। तालु से कौन कौन से बोले जा रहे हैं? चा वर्ग, च छ ज झ ञ, ये सारे क्या हैं? ऐसे ही हैं। तो उत्तर इसका सही क्या हो जाएगा? डी। ए वर्ण हैं, किस प्रकार के हैं? स्वर व्यंजन, ये सब कंप्लीट हो रहा है। आप धीरे धीरे क्लास देखते रहिए, सारे टॉपिक आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे।
अभी पूछा गया ए वर्ण है, मैं इन क्वेश्चन के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। तो उच्चारण करके देखिए, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ है, दंत है या फिर मूर्धन्य है। तो याद रखिए ए और ए क्या है, कंठ तालव हैं, जिनमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाए उच्चारण के लिए तो क्या हो जाएंगे, कंठ तालव, है ना। तो कंठ तालव। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों का यूज होगा, जैसे औ और ओ क्या है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवेश में कौन सी संधि है? बहुत बार संधि पढ़ा चुकी हूँ और सारी संधि लगभग प्रश्नों में ही कंप्लीट कर दी मैंने। ए ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है गुण संधि या डी ऑप्शन है यड़ संधि। तो याद रखिए, देवेश का सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। देव प्लस ईस, आ और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए। तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। गुण संधि कैसे, अ या आ के बाद कोई भी स्वर आए, जैसे ई या ई या फिर ऊ या ऊ आए, जी आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई या ई के बाद ए हो जाएगा, है ना। याद रहेगी ये संधि। और उसी का उदाहरण दे दिया गया है देवेश, है ना। देवेश, अगर आ या बड़ा आ के बाद ऊ या ऊ आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, अगर री आएगा तो क्या हो जाएगा, अर। ये हो गई गुण संधि। दीर्घ संधि, वृद्धि, गुण सारी मैं समझा चुकी हूँ, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर और साथ साथ पिछले जो पेपर अपलोड किए गए हैं जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, षड दर्शन का सही विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद बताना है षड दर्शन का। पहला ऑप्शन है षट दर्शन, दूसरा ऑप्शन है षड दर्शन, ऑप्शन सी षड दर्शन और ऑप्शन डी है सट दर्शन। इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, षट दर्शन, सट दर्शन। तो यह उत्तर कैसे सही हुआ, किस नियम के अनुसार हुआ, वो सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि के इस नियम एक नियम है जिसमें यदि क, च, ट, त और पा इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, य, र, ला, वा आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए, तो वहाँ पर क के स्थान पर क, च, ट, त, पा, अगर ये सारे वर्ण दिए गए तो इनके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार षट दर्शन याद करिए, षट दर्शन ट वर्ग था, ट, ठ, ड, ढ ऐसे करके होता है, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। मैंने क्या बताया, जो अपने ही वर्ग का ये क्या होगा, तीसरा वर्ग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, षट दर्शन। अगला है निगुण की संधि है। ऑप्शन दिया गया है निर्गुण, निर्गुण और ये निर्गुण और निगुण, मतलब ऐसे ही कुछ दिए गए हैं, इनमें बताना है इसकी संधि कौन सी सही है। निगुण में इसकी सही संधि है ये निर्गुण। इसमें विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तृतीय, चौथा और पांचवा वर्ण हो या फिर इसके स्थान पर अंतःस्थ व्यंजन हो या फिर हा हो, इतना सब कुछ मैंने बता दिया है। इनके स्थान पर र हो जाता है, र हो जाता है। वैसे आप यहाँ पर याद रखिए निर्गुण होगा, इतना ज़्यादा आपको डीप में समझने की जरूरत नहीं है, आपका काम इतने से चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, उन्मीलित, तिलांजलि, संन्यास या फिर तिरस्कार। इनमें से बताना है गलत क्या लिखा है। यहाँ पर सही उत्तर होगा संन्यास। संन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता, संन्यास में आप क्या करेंगे, अंक की मात्रा भी लगाएंगे। संन्यास मतलब यहाँ पे एक मात्रा भी लगेगी, अंक की। शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है और बताना है विषाद सही लिखा है, सांकल सही लिखा है या सतोगुण या फिर निर्दयी। इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, देखिए विषाद सही लिखा है, विषाद सही लिखा है, ठीक है। सांकल नहीं होता है, सांकल होता है, चंद्र बिंदु लगेगी, ठीक है। सतोगुण नहीं होता, सत्वगुण होता है, सत्वगुण। वर्तनी देखते चलिए, निर्दयी नहीं निर्दय होता है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ए लाघव विराम, बी अवतरण विराम, सी है प्रश्न विराम, डी है त्रुटि विराम। इनमें से बताना है कौन सा
है जिसका विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें उद्धरण जो है विराम चिन्ह भी जिसे कहते हैं अवतरण विराम चिन्ह, उसका प्रयोग हुआ है। अवतरण विराम या फिर उद्धरण विराम, ठीक है, इनका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो मुस्कुराहट शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या गुणवाचक है? छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है और इसमें मुस्कुराहट ही पूछ लिया गया है। इसमें है भाववाचक संज्ञा। सारी संज्ञा में पढ़ा चुकी हूँ। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, लंबाई, मुस्कुराहट, ये सब क्या है? एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ए ऑप्शन है भलाई, बी ऑप्शन है हथेली, अगला ऑप्शन है टिकली और लास्ट ऑप्शन है डी जो कि है खिलौना। बताना है कौन सा इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। तो याद रखिए जो ऑप्शन खिलौना दिया गया है डी, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। उसके अलावा भलाई, हथेली, टिकली ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? लता, वस्तु, नदी या फिर सोना, इनमें से बताना है। देखिए जो लता, वस्तु, नदी और सोना दिया गया है, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। सोना। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे कि उसके पास बहुत सोना है ना, तो क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा और कैसी हो जाएगी? एक वचन। यदि द्रव्य से किसी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का बोध हो, ठीक है, भिन्न प्रकार के बोध हो तो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा तब बहुवचन में बदलेगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, रानी चाकू से सब्जी काटती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है करण कारक या फिर ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। और इनमें से बताना है रानी चाकू से सब्जी काटती है कौन सा कारक होगा। तो आपको सबसे पहले विभक्ति चिन्ह याद होना चाहिए, कौन सा होगा। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो चाकू के द्वारा सब्जी काटती है तो करण कारक होगा, ठीक है, याद रहेगा। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। बाकी आप तीनों के कमेंट करके विभक्ति चिन्ह बताइए। अगला प्रश्न है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है कोई, ये कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक है? इनमें से बताना है। तो याद रखिए कोई शब्द कैसा होगा? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो वहाँ पर कैसा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कुछ, कोई, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण है, विशेष विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाण बोधक विशेषण है? इनमें से देख करके सही उत्तर बताना है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में देख लीजिए विधेय विशेषण क्या है? विधेय विशेषण है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण। अगला प्रश्न है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, है ना। इसमें बताना है हमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है या संयुक्त है। तो इसमें याद रखिए इसमें क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। लड़के को और वेद दो कर्म है ना, दो कर्म है। अगला प्रश्न है, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य है, कर्तव्यवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्या है? कर्तावाच्य हो जाएगी। क्यों? देखिए जिस क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता ही प्रधानता का बोध कराए वहाँ पर कैसा होगा? कर्तावाच्य होगा। अगला प्रश्न है, वह जा रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल है। ए ऑप्शन है सामान्य वर्तमान,
बी है तात्कालिक वर्तमान, सी है पूर्ण वर्तमान, डी है संभाव्य वर्तमान। वह जा रहा है, तो यह है तात्कालिक वर्तमान। जिस काल से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, तो कैसी हो जाएगी यहाँ पर, तात्कालिक वर्तमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिवाचक अव्यय है? बाहर, यहाँ, इधर और अब। यहाँ पर बताना स्थितिवाचक। इस स्थितिवाचक कैसे होते हैं वे? जो कि स्थान, जो किसी की स्थिति का वर्णन करें, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, स्थिति का। तो स्थिति कैसे हो सकती है? बाहर, यहाँ, इधर, अब, इनमें से बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहर। क्या है? स्थितिवाचक। इसके और भी उदाहरण हैं, नीचे, ऊपर, तले, सामने, बाहर और भीतर हो गया, तो स्थितिवाचक है। ठीक है। यहाँ कैसा है? स्थानवाचक है। कैसा है? स्थानवाचक है। चलिए आगे देखते हैं। इधर दिशावाचक और अब क्या होगा? कालवाचक। नेक्स्ट है, आंधी आई और पानी बरसा। इस वाक्य में और शब्द कौन सा अव्यय है? आंधी आई और पानी बरसा संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, परिमाणवाचक है, विस्मयादि बोधक है। इनमें से बताना है कौन सा है। इसका सही उत्तर है समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसा पद या अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे पद या वाक्य से जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक कहलाता है। मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में कौन सा निपात है? बलदायक है, स्वीकार्य है, निषेधात्मक है या नकारार्थ है? इनमें से बताना है कौन सा निपात है। इसमें है नकारार्थ, नहीं लगा है ना, तो नकारार्थ इसमें निपात हो जाएगा। अब हमें मक्खी का तत्सम बताना है। मच्छी है, मक्षी है, मक्षिका है या मच्छी है? इनमें से देख के बताना है कौन सा मक्खी का तत्सम है। तो मक्खी क्या? तद्भव शब्द, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मक्षिका। मक्षिका। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? भंवर का तद्भव, भंवर तद्भव दिया गया है, उसका तत्सम है भ्रमर। मच्छर का तत्सम मत्सर दिया गया है, बुआ का पित्त स्वसा दिया गया और बेल का बैल दिया गया है। अब बताना है इसका सही तत्सम क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही दिए गए। गलत कहाँ पे है? बेल। बेल का क्या होता है? बेल का बिल्ब होता है, बैल नहीं होता, बिल्ब। बिल्ब। इसका तत्सम क्या होगा? बिल्ब। बैल का क्या होता है? बैल खुद ही तद्भव शब्द है। बैल का तो बलिवर्ध है, पिछले पेपर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? रक्तिका, लोभी, शलाका या विक्षोभ? इनके बताने हैं कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए जो लोभी है ना, ये तद्भव है। उसके अलावा सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तो लोभी का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? लुब्ध। क्या होगा? लुब्ध। याद कर लीजिए, लुब्ध जो है। इसी के साथ साथ अभी तुरंत आप याद कर लीजिए। ठीक है। रक्तिका का क्या होता है? तद्भव, रत्ती। रत्ती। ठीक है। शलाका, इसका होता है तद्भव सलाई। लोभी का बता चुकी हूँ। विक्षोभ का होता है विक्षोह, तद्भव। सारे ऑप्शन याद रहेंगे। अगला है, सितार किस भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, कैसा है? तो आप याद रखिए, सितार कैसा है? फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द है। ठीक है। अब फारसी और शब्द कौन कौन से हैं? आईना है, आईना, किशमिश, खरगोश, गवाह, चरखा, जिंदगी, दंगल, बीमार। ये सारे क्या हैं? फारसी शब्द हैं। आप चाहे तो उनको नोट कर लीजिए। उसके अलावा अरबी, तुर्की, पुर्तगाली में और बता चुकी हूँ पिछले पेपर से, आप नोट करते चलिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग लगा है? अभिभावक में, अधिकार में, अपकर्ष में, अतिरिक्त में। कितना इजी प्रश्न दे दिया गया है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अधिकार में अधि उपसर्ग है, अभिभावक में अभि है, अपकर्ष में अप है, अतिरिक्त में क्या है? अति उपसर्ग। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? झूला, बेलन, झाड़ू या दुबला? किसमें प्रत्यय नहीं लगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दुबला। दुबला में दु उपसर्ग लगा है, ना कि प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी सब में, झूला में आ प्रत्यय लगा हुआ है, बेलन में ना प्रत्यय लगा हुआ है, झाड़ू में उ प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन दुबला में
दू क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है। ए ऑप्शन है लघुता, बी ऑप्शन है मनुष्यत्व, ऑप्शन सी है शत्रुता या ऑप्शन डी है वीरता। इनमें से बताना है किसमें ता प्रत्यय नहीं लगा है। मनुष्यत्व दिख रहा है, यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ता प्रत्यय नहीं, बाकी लघुता, शत्रुता, वीरता सब में लगा हुआ है। ठीक है, मनुष्यत्व, इसमें फिर प्रत्यय कौन सा है, त्व प्रत्यय। अब अगला प्रश्न है क्लेश का सही विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है। क्लिष्ट है, क्लिष्ट है, क्लिष्ट है या क्लिष्ट है। इनमें से देखिए सही उत्तर और उनको छांट के बताइए। इसका सही उत्तर होगा क्लिष्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण की पहचान करनी है जो गलत है। ऑप्शन ए ख्याति ख्यात, ऑप्शन बी है क्रोध क्रुद्ध, ऑप्शन सी ताप ताप्त और ऑप्शन डी है दिन और दैनिक। इनमें से बताना है कौन सा सही त्रुटिपूर्ण दिया गया, मतलब उन्हीं को ढूंढना है। ख्याति का ख्यात है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ताप विशेष है, इसका सही विशेषण ताप्त नहीं तप्त होता है। बाकी सारे क्या हैं, सही दिए गए हैं। राज दरबार में कौन सा समास है, अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका जब हम देखेंगे तो क्या होगा, राज दरबार का जब क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या होगा, राजा का दरबार। राज दरबार मतलब राजा का दरबार, और राजा का दरबार जब आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है शीतोष्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या अव्ययभाव है। तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण, इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध है, काम से लगा हुआ, किसी न किसी तरह, जाता रहता था या रात को पहरा देने वाला। तो इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा है, डी ऑप्शन, रात को पहरा देने वाला। काम में लगा हुआ, इसमें क्या है, विशेषण पदबंध है। किसी न किसी तरह में क्रिया विशेषण पदबंध है, और जाता रहता था इसमें भी क्या है, क्रिया पदबंध है। अगला प्रश्न बताना है मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में वह कहाँ है कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। जो भी आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग किए जाते हैं वो संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। 36वां प्रश्न है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश दिया गया रहना चाहिए। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आना चाहिए। उचित शब्द क्या होगा, उद्धत, उद्यत, प्रबुद्ध या फिर संबद्ध। इनमें से बताना है, और यदि इनके अर्थ पता होंगे तभी आप इनको इसमें लगा सकते हैं। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। उद्यत का अर्थ क्या होता है, तैयार रहना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्यत। अगला प्रश्न है अव्यवस्थित वाक्य खंडों से उनको क्रमबद्ध लगाना है। 6 इसमें दिए गए हैं सेट, 6 वाक्य दिए गए हैं अलग अलग, तोड़ करके इनको मैच करना है। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं, और इसको हमें सही क्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले हो जाएगा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक, पहले इसको ठीक है, बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। सही क्रम लग गया। तो पहला हो गया, तीसरा शुरू से ही, फिर उसके बाद आर्थिक 5वां, फिर उसके बाद सेकंड है, सेकंड के बाद फर्स्ट है, फिर फोर्थ है। कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन करना है। पानी विच मीन पियासी मोही सुन सुन आवे हाँसी। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, उपमा है, विभावना है, विशेषोक्ति है या अतिशयोक्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषोक्ति।
जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, विशेषोक्ति। पानी के अंदर ही मछली है किंतु वह फिर भी प्यासी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति। अगला प्रश्न है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होती है? ए ऑप्शन है छप्पय, बी ऑप्शन है गीतिका, सी ऑप्शन है सोरठा और डी ऑप्शन है दोहा। इसमें सही उत्तर बताएं। देखिए गीतिका जो होता है उसमें 26 छंद में क्या होता है, 26 मात्राएं होती हैं और इसमें 14 और 12 पर यति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है, क्या है रौद्र रस का स्थायी भाव? क्रोध है, भय है, उत्साह है या फिर विस्मय है? इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो रौद्र का होता है क्रोध। भय किसका है, भयानक का। उत्साह किसका है, वीर रस का। विस्मय किसका है, अद्भुत रस का। सारे रस का क्या आप याद रखिए, स्थायी भाव। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन। देखिए कामायनी के लेखक हैं, जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी और रचनाएं याद रखिए, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार, ये इनकी और रचनाएं हैं। ठीक है, याद रहेगा। इनके कुछ देखिए, ये जो आंसू, लहर, इनके सब काव्य संग्रह हैं। ठीक है, इनके कुछ जैसे कि याद रखिए नाटक हैं, जैसे अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्विस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इनके क्या हैं, नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? नीड़ का निर्माण, फिर चिंतामणि या फिर आवारा मसीहा, उसके बाद दिए गए अतीत के चलचित्र। इसमें बताना है कौन सा है जो जीवनी है। देखिए आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है और यह क्या है, जीवनी है। ठीक है, और यह किसकी जीवनी है? बांग्ला उपन्यासकार हैं एक शरत चंद्र चटर्जी, उनकी जीवनी है। ठीक है, उनकी जीवनी। ये जो अतीत के चलचित्र है ये रेखा चित्र है, किसका? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का। चिंतामणि किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। निबंध, चिंतामणि निबंध विधा पर है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र हैं, किसके हैं? महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है। और नीड़ का निर्माण, फिर ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। बांग्ला उपन्यासकार हैं शरत चंद्र चटर्जी, उनकी है विष्णु प्रभाकर की। 43rd प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, अपने से बड़ों पर क्रोध होना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, या फिर कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या लास्ट ऑप्शन किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। इसका सही व्यर्थ अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है या फिर युद्ध हो रहा है। इसका सही उत्तर होगा युद्ध हो रहा है। बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए गए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45th, निम्नलिखित में से कौन सा मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है? चुप, विवश, शांत और गूंगा, कौन सा नहीं है पूछा गया है? चुप है, शांत, गूंगा, गूंगा है, ठीक है, विवश भी है, किंतु शांत मूक का अनेकार्थक नहीं है। अगला है, पार्थिव शब्द के लिए सही वाक्य कौन सा है? जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध प्रथा से है, माफ़ कीजिएगा, या जिसका संबंध मनुष्यों से है। तो पार्थिव, पार्थिव मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से शब्दयुग्म अंश और अंश, इनके अर्थ बताने हैं। कंधा या फिर संख्या, कंधा और संख्या, कंधा और भाग, भाग और कंधा, अंश और हर, इनमें से बताना है कौन सा है। देखिए अंश, अंश ये वाला जो है इसका होता है कंधा, और ये अंश क्या होता है? भाग, भाग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए 3 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिसके लिए दिया गया है हमें पढ़ना है एक काव्य को, जिसको बोल रहे हैं पद्य। ठीक है, इसको पढ़ करके हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या करेंगे? पहले इसको रीड करेंगे, फिर प्रश्न देखेंगे, दोबारा रीड करके आंसर मिल जाता है। मैं एक ही बार रीड करूँगी, आप रीड कर लीजिएगा, उससे आपको उत्तर सही से मिल जाएगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन।
ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों का खून पसीना। ये आपको पद्य दिया गया है, इसको रीड करिए। प्रश्न क्या दिए गए हैं, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पर आप दोबारा रीड करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले मैं देखती हूँ 48 प्रश्न में पूछा गया है कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की, या फिर कुछ भी ना बनने की। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये हमें बताना है। तो इसमें कवि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, रुकावटों को ठोकर मारने की। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। ऑप्शन दिया गया है आदर्शवादी, ऑप्शन बी है समझौतावादी, ऑप्शन सी है खून पसीना बहाकर, या ऑप्शन डी रुकावटों को ठोकर मारकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समझौतावादी जीवन व्यर्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। लास्ट प्रश्न, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है सहज, समझौतावादी, चालाक या फिर दुष्ट। इसमें से बताना है सबसे सही उत्तर कायर का क्या है। कायर का अर्थ है समझौतावादी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ तक हमने अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने पूरा वीडियो देखा होगा और पूरे 50 के 50 प्रश्न हल किए होंगे, और इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड चीज़ें वो भी मैंने आपको बता दी हैं। चाहे तो आप जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको नोट डाउन कर लिया करिए, अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा क्या स्कोर रहा। अगर अभी कोई गलती होती है तो बिल्कुल भी मत परेशान होइए, वहाँ आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आप यहीं पर तैयार कर लेते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हिंदी की क्लासेस भी आ रही हैं चैनल पर, उनको भी देखना ना भूलें। अपना सुझाव कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।